आकृति पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। रमन, बस करो, मुझसे दूर रहो। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर रमन को धक्का दिया। रमन पीछे लड़खड़ाया और गिर पड़ा। आकृति कांपते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने अर्जुन खड़ा था। आकृति का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बाल बिखरे थे। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, बस अर्जुन की ओर बढ़ी और टूटकर उसके सीने से लग गई। अर्जुन, प्लीज मुझे बचा लो। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी, फिर अगले ही पल उसकी आंखों में आंख भर गई। वो बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर गया। रमन अब उठ चुका था। तूने हिम्मत कैसे की? अर्जुन का गुस्सा बेकाबू था। उसने रमन को पकड़कर दीवार से जोर से धकेला। कमरे में कुर्सियां गिरने की आवाजें गूंज उठी। रमन भी बचाव की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब किसी की बात नहीं सुन रहा था। दोनों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। उसी वक्त बाहर अफरा तफरी मच गई। चीखें, भागते हुए लोग, होटल स्टाफ और कई बिजनेस डेलीगेट्स दरवाजे की ओर दौड़े। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में सिक्योरिटी और पुलिस दोनों कमरे में पहुंच गए। अर्जुन को पीछे खींचा गया। वो अभी भी रमन पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। कमरे में आकृति के पापा, मीडिया रिपोर्टर और बाकी सभी मौजूद थे। सभी की नजरें आकृति पर थीं। वो कांपते हुए कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज टूटती हुई थी। आकृति, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पुलिस ने रमन को हिरासत में ले लिया, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक कोने में खड़ी वर्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी रची हुई चाल अब पूरी तरह काम कर गई थी। बाहर मीडिया का शोर गूंज रहा था। हर चैनल पर बस एक ही हेडलाइन चल रही थी। प्रसिद्ध उद्योगपति ने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ गलत हरकत की कोशिश की। ये खबर शहर की गलियों से लेकर अखबारों तक फैल चुकी थी। पुलिस स्टेशन में रमन, आकृति, अर्जुन, संजय जी, राजेश और राजवीर एक ही कमरे में बैठे थे। वातावरण में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भी आरोपों की गूंज से कांप रहा था। रमन ने गहरी सांस ली, फिर मेज पर हाथ रखकर बोला, यह सब झूठ है, मैं निर्दोष हूँ। उसने खुद मुझे बुलाया था 305 में। आकृति का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? मेरी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मिस्टर रमन। रमन की आंखों में झुंझलाहट और हैरानी एक साथ तैर रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, झूठ मत बोलो आकृति। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे चैट कर रही थी, रात रात भर बातें करती थी। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। आकृति ने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। मैंने तुम्हें कभी मैसेज नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने बीच में हस्तक्षेप किया। ठीक है, दोनों अपने अपने फोन दिखाइए, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। रमन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपना फोन आगे बढ़ाया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास सबूत हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस ने फोन देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। आपके फोन में तो कोई चैट नहीं है, अधिकारी ने कहा। रमन का चेहरा फीका पड़ गया। क्या ये कैसे हो सकता है? उसने मुझसे बात की थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर आकृति का फोन चेक किया गया, वहां पर कोई चैट नहीं थी। दूसरे अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, आप एक बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। उस कमरे के बाहर बहुत से लोग मौजूद थे। आपका बच निकलना मुश्किल है। कमरे में एक पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। रमन की सांसें भारी हो गईं। उसने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे बोला, ठीक है। उसने नजर उठाई और सीधे आकृति की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन एक बात बताओ आकृति, अगर मैं दोषी हूँ तो तुम 305 में क्या कर रही थी? आकृति एक पल को चुप रह गई। उसके चेहरे की कठोरता ढीली पड़ी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे उसके होठों तक पहुंचते ही थम गए। सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सबके सामने कुछ कहना चाहती थी, मगर अपने पिता की नजरों में सच नहीं उगल सकती थी। संजय जी ने धीमे स्वर में पूछा, आकृति, तुम उस कमरे में गई ही क्यों थी? आकृति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मीटिंग हॉल में मुझे अजीब सा लगने लगा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई। मैं बस रेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तभी मुझे वो कमरा खुला दिखा और मैं अंदर चली गई। फिर वो पीछे से, वो वहीं रुक गई। उसके शब्द टूट गए। आंसू उसकी ठुड्डी तक बहते हुए गिरने लगे। रमन ने झटके से कुर्सी से उठकर कहा, झूठ, ये झूठ बोल रही है। इसने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था 305 में। अब अपने किए पर पछता रही है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा,
आपके पास कोई सबूत नहीं है मिस्टर रमन। आप जितना बोलेंगे उतना खुद फंसेंगे। रमन चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। बस आकृति की सिसकियां गूंज रही थीं। कुछ घंटे बाद थकान और झुंझलाहट से भरा अर्जुन आकृति को लेकर घर पहुंचा। संजय जी ने कहा कि उन्हें स्टेशन पर थोड़ा काम है, वो थोड़ी देर में घर लौटेंगे। दरवाजा खुलते ही आकृति अचानक अर्जुन की तरफ बढ़ी और उसे कसकर बाहों में भर लिया। अर्जुन चौंक गया। आकृति, ये क्या कर रही हो? वो कुछ पल तक बस उसके सीने से लगी रही, फिर कांपती आवाज में बोली, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? अर्जुन, तुम वहां क्यों नहीं आए? तुमने मुझे बुलाया था ना 305 में। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्यों? मैंने तुम्हें वहां बुलाया? आकृति ने रोते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा मैसेज आया था। फिर तुम्हारे बदले रमन वहां कैसे पहुंचा? क्या यह सब तुम्हारा प्लान था, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी से खुद चली जाऊं? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम आकृति? अगर तुम मेरी जिंदगी में होती ही नहीं तो मैं तुम्हें दूर करने की सोचूंगा क्यों? मत कहो झूठ अर्जुन, आकृति ने उसके करीब आकर कहा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, तुम गलत समझ रही हो आकृति। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मैंने तुम्हें यह बात पहले भी कही थी। मेरी चाहत सिर्फ वर्षा है और यह कभी नहीं बदलेगा। आकृति के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आईं। नहीं अर्जुन, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर नहीं करते तो फिर वो फूलों का बुके क्यों दिया था? मुझे चैट क्यों की? और 305 में आने के लिए क्यों बुलाया? अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, लेकिन याद रखो, मैं वो आदमी नहीं जो किसी के साथ खेलता है। आकृति ने आंसुओं में भी मुस्कुराने की कोशिश की, फिर एकदम पास जाकर बोली, नाटक मत करो अर्जुन, दिल की बात छुपती नहीं है। और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन उसे झटकना चाहता था, पर इससे पहले ही दरवाजे से एक सख्त आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाजे पर संजय जी खड़े थे और उनके ठीक पीछे वर्षा थी। वर्षा की आंखों में हैरानी थी और अर्जुन की सांस जैसे वहीं अटक गई। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। दीवारों पर गूंजती संजय जी की आवाज, आकृति के आंसू और अर्जुन की चुप्पी ने जैसे हवा को भी थाम दिया हो। संजय जी गुस्से से कमरे में आगे बढ़े। उनकी आंखों में निराशा और दर्द दोनों थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा। आकृति, अर्जुन शादीशुदा है। क्या तुमने एक पल को भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जब वो तुम्हें इस हाल में देखेगी? वर्षा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें डरी हुई, पर भीतर एक टूटती हुई शांति थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। अर्जुन ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया। सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं इसे समझा रहा था कि यह सब गलत है, पर आकृति ने बीच में ही बोल उठी, गलत नहीं पापा, ये गलत नहीं है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। उस दिन भी मैं आपसे यही कहने वाली थी, पर उसी वक्त अर्जुन इस लड़की को लेकर आया और कहा कि यह उसकी पत्नी है। वो वर्षा की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं मानती। ये उसकी पत्नी नहीं है। अर्जुन मुझसे झूठ बोल रहा है। और आपको पता है मैं उस कमरे में क्यों गई थी? क्योंकि मुझे वहां पर अर्जुन ने बुलाया था। मुझे लगा कि वह अर्जुन है, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां पर रमन आ जाएगा। और ये सब। वर्षा ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वो टूटी हुई थी, पर कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। संजय जी ने स्तब्ध होकर अर्जुन की ओर देखा। क्या सुन रहा हूँ मैं अर्जुन? क्या ये सच है? क्या तुमने इसे कमरे में बुलाया था? अर्जुन ने गहरी सांस ली। आवाज में सख्ती, लेकिन चेहरा बेचैन था। सर, भरोसा रखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आकृति को अपनी बहन मानता हूँ और आज तक ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे नहीं पता इसे किसने और क्यों भटकाया, पर मैं साफ कहना चाहता हूँ, वर्षा मेरी पत्नी है और रहेगी। मैं उसके साथ किसी के लिए भी धोखा नहीं कर सकता। वर्षा की आंखें नम हो गईं, पर वो कुछ नहीं बोली। बस उसकी नजर अर्जुन पर टिकी रही, मानो दिल पूछ रहा हो, क्या सच में ये उससे पत्नी मानता है? आकृति जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। झूठ, सब झूठ। अर्जुन ऐसा नहीं कह सकता। वो मुझसे प्यार करता है। संजय जी ने सिर पकड़ लिया। बस करो आकृति, बहुत हो गया। फिर वे धीरे धीरे बोलने लगे, आंखों में ठंडा गुस्सा और चिंता दोनों। कुछ दिन पहले अर्जुन ने कहा था कि तुम्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज देते हैं, पर मैंने मना कर दिया। कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता हूँ। पढ़ाई खत्म हो गई। अब कुछ वक्त तुम यहाँ रहकर बिजनेस देखोगी।
फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह दिलवाऊंगा और तेरी शादी भी सही सलामत करूंगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये देखकर मुझे लग रहा है कि तुम अर्जुन की जिंदगी में अब बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही हो। आकृति तुरंत रोती हुई बोली, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पढ़ाई मुझे नहीं करनी। मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ, आपके साथ, अर्जुन के साथ। प्लीज मेरी शादी अर्जुन से करवा दीजिए। संजय जी का चेहरा और कड़ा हो गया। उन्होंने थक कर कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसी और की जिंदगी में इतनी कड़वाहट कैसे ला सकती हो? फिर भी अटखेलियों से दूर सख्ती से आकृति की ओर देखते हुए बोले, हम ये केस वापस ले रहे हैं तुरंत। पर तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम जाओगी लंदन, जैसे हमने पहले कहा था। आकृति की आंखें फैल गईं, पर तभी वर्षा ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, रुकिए, रहने दीजिए अंकल। मैं आकृति को समझा लूंगी कि ये सब गलत है। केस वापस क्यों ले रहे हैं? आपने तो देखा ही रमन ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी। वो इंसान ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बाहर रहने का हक नहीं होना चाहिए। संजय जी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है वर्षा। वह जेल में रहे या बाहर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। अगर वह अंदर चला गया तो हमारे लिए भी बदनुमा स्थिति बन जाएगी। इसलिए बेहतर है वह बाहर ही रहे। पर मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बिगड़नी चाहिए। आई एम डूइंग दिस फॉर योर गुड। समझो मेरी बात। संजय जी ने कड़क लहजे में कहा, बस, अगर मैंने फैसला कर लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं अभी कमिश्नर को कॉल करता हूँ, और अगर केस वापस नहीं लिया गया तो आकृति यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। वह ठहर कर आकृति की ओर देखे, आंखों में कठोर प्यार और चिंता दोनों। फिर नरम होते हुए बोले, जाओ अपनी सामान पैक करो। मैं 2 दिनों के अंदर तुम्हारे लंदन जाने की पूरी तैयारी कर दूंगा। ये तुम्हारे भले के लिए है। आकृति बोलती हुई आंखों के साथ रोती रही। वह घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर पिता का आदेश उसके कानों में जैसे लो हुक्म बनकर गूंजा। वह लरसते हाथों से उठकर चुपचाप निकल गई। सांसें टूटती हुई उसके भीतर भय, शर्म और निराशा एक साथ लहक रहे थे। वर्षा ने यह सब नजदीक से देखा। उसकी दुनिया जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। सारी महीनों की प्लानिंग, रातों रात की तैयारियां, पंकज और बाकियों की मेहनत, सब कुछ अब हवा में उड़ने जैसा लग रहा था। सालों का सोचा समझा जाल अगर खुल गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। वह कमरे में लौटते ही फौरन अपना फोन उठाकर पंकज को डायल कर बैठी। फोन की दूसरी तरफ पंकज ने आवाज उठाई, हेलो, क्यों अचानक इतनी घबराहट? वर्षा का सर थरथराते स्वर था। पंकज, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आकृति के पिता केस वापस ले रहे हैं। वो उसे बाहर भेज देंगे। अगर वह बाहर चली गई तो रमन फिर खुलेआम घूमेगा। वह आदमी, वह तो एक जानवर है। हमें कुछ करना होगा। किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं निकलने देना है। पंकज ने कुछ पल चुप्पी तोड़ी, फिर निश्चय भरे स्वर में कहा, वर्षा घबराओ मत। भले ही केस वापस ले लिया जाए, इसका मतलब यह नहीं कि रमन सड़कों पर आकर शांत बैठेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह किसी तरह आसानी से बाहर ना निकले। मेरी तरफ से एक योजना है, तुम चिंता मत करो। वर्षा ने ऊंची आंखें उठाकर पूछा, कैसे? बताएं पंकज, अब वक्त नहीं है, कोई रास्ता बताओ। पंकज ने धीमे पर आत्मविश्वास से कहा, मैंने कुछ एंगल्स पहले से जोड़ रखे हैं। रमन का केस केवल एक पेपर पर नहीं ठहरता, उसके ऊपर और भी बातें हैं जिन्हें मैं उजागर कर दूंगा। तुम अभी शांत रहो, कुछ भी होने नहीं दूंगा। वर्षा अपने मन में पूरी तरह उलझन में थी। वह बार बार सोच रही थी कि पंकज ने अचानक आकर क्या प्लान बनाया है, या फिर कुछ बातें उससे अभी भी छुपी हुई हैं। इस बीच ऑफिस में काव्या अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी। वह पहले ही रमन के पीए को फंसाकर अपनी जगह पक्का कर चुकी थी। जहां भी स्टाफ के लिए नो एंट्री का नियम था, काव्या वहां बिना किसी की नजर में आए पहुंच जाती थी और चुपचाप अपने काम में जुट जाती। काव्या ने रमन की हर एक्टिविटी पर नजर रखी थी। उसने रमन के फोन और लैपटॉप का पूरा एक्सेस हासिल कर लिया था। इतना ही नहीं, कैबिन की फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी जो केवल रमन को खुलती थी, उसका भी तरीका काव्या ने ढूंढ लिया था। जब से वह यहाँ आई थी उसने धीरे धीरे सभी चीजों का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि लड़कियों के पैकेज और सुविधाएं यहाँ लड़कों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इतने सारे फायदे होने के बावजूद वहां काम करने वाली कई लड़कियां फिर भी अपने काम से खुश नहीं थीं। काव्या ने धीरे धीरे स्टाफ की सभी लड़कियों से अच्छे से घुल मिल जाना शुरू किया। उनके साथ बातचीत करके उसने उनकी निजी जानकारी भी खींचनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उसने बाकी लड़कियों की बातें सुनी, वह पूरी तरह चौंक गई।
ये सब उसके लिए बिल्कुल नए और अद्भुत तथ्य थे। जब यहाँ वर्षा और पंकज मीटिंग में आकृति के दौरान रमन को फंसाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर काव्या बिना किसी की नज़र में आए रमन की कैबिन में थी। उसने रमन के लैपटॉप का पूरा डेटा कॉपी कर लिया और फिर वह वीडियो जिसे पहुंचाना था उसे सही समय पर और सही जगह बहुत बड़े ऑफिसर के पास पहुंचा दिया गया। उनकी योजना पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। जैसे ही संजय जी ने कहा था, वे केस वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि अब इस केस से पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रमन के खिलाफ अब सिर्फ वही नहीं बल्कि कई एनजीओ, सोशल वर्कर और नेशनल व स्टेट कमीशन ने भी अलग अलग शिकायतें और केस दर्ज किए हैं। रमन के खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत मिल चुके हैं कि अब उसका बचना नामुमकिन है। संजय जी ने पुलिस से पूछा, क्या मेरी बेटी यहाँ से जा सकती है? हम उसे उसकी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहते हैं। पुलिस ने अनुमति दे दी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे घर लौट आए। घर पहुंचकर संजय जी ने अर्जुन से चर्चा की। उन्होंने कहा, रमन, राजेश और राजवीर ये तीनों हमारे पार्टनर हैं, लेकिन जो कुछ भी रमन के खिलाफ बाहर चल रहा है उसका असर हमारे बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाए। अर्जुन ने सिर हिलाया और राजेश व राजवीर के साथ मीटिंग तय की गई। अगले दिन मीटिंग रूम में जैसे ही संजय जी ने कहा, मैं आज से इस पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला ले रहा हूँ, राजेश और राजवीर दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। वे सोच में पड़ गए। अगर कपूर इंडस्ट्रीज से पार्टनरशिप खत्म हुई तो उन्हें बहुत बड़ा घाटा होगा। राजवीर ने झट से कहा, एक मिनट सर, अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। संजय जी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, आपके नुकसान के बारे में सोचें तो हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी। हम किसी भी हालत में अपना नाम ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ सकते। राजवीर ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, हम मानते हैं कि रमन हमारा पार्टनर है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसा इंसान है। उसकी एक गलती की सजा हम सब क्यों भुगतें हैं? अगर आप चाहें तो हम रमन को अपनी पार्टनरशिप से बाहर कर देते हैं। हम यह भी साफ कर देंगे कि उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। राजेश ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि रमन से हमारा संबंध खत्म। हम दोनों, मैं और राजवीर मिलकर इस स्थिति को संभाल लेंगे। मीडिया में भी हमारा नाम उससे ज़्यादा जुड़ा है, लेकिन हम हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस वजह से हमारे बीच की पार्टनरशिप पर कोई असर न पड़े। अर्जुन और संजय जी पहले तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि मीडिया पहले ही इस मामले को लेकर बहुत कुछ लिख और दिखा चुका है, लेकिन राजेश और राजवीर ने भरोसा दिलाया कि वे मीडिया को खुद हैंडल करेंगे और इस पूरे विवाद से कपूर इंडस्ट्रीज का नाम दूर रखेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार संजय जी मान गए। रमन की गलती का बोझ अब उसी पर छोड़कर उन्होंने अगला कदम संभाल कर उठाने का फैसला किया। दूसरी ओर वर्षा अपने घर में थी। उसके पापा और मम्मी, विशाल जी और रेशमा जी टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। स्क्रीन पर लगातार वही खबरें चल रही थीं। बिजनेस टाइकून रमन कपूर के खिलाफ कई गंभीर आरोप। एनजीओ और महिला आयोग ने मिलकर किया केस दर्ज। टीवी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और उन शब्दों को सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक लंबी राहत भरी मुस्कान फैल गई, लेकिन वह मुस्कान आंसुओं से भीगी थी। खुशी और दर्द दोनों का मिला जुला एहसास था। विशाल जी ने रेशमा जी की ओर देखा और कहा, देखा रेशमा, देखा, भगवान है, सच में भगवान है। इस राक्षस का अंत होना ही था। किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अब दो और हैं, अगर उनका भी अंत देख लूं तभी मुझे सुकून मिलेगा। रेशमा जी ने अपने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर तसल्ली थी, लेकिन दिल के अंदर अभी उस दर्द की लहरें बाकी थी। वर्षा उनकी ओर देख रही थी। वह जानती थी ये आंसू सिर्फ न्याय के नहीं बल्कि सालों की पीड़ा के भी थे। विशाल जी ने वर्षा की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उनके परिवार पर वो सब बीता था। कैसे रमन, राजेश और राजवीर, इन तीनों राक्षसों ने मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वर्षा ने धीरे से कहा, क्या सोच रहे हैं पापा? ये तो बस शुरुआत है। अभी बाकी दो का अंत होना बाकी है। आप निश्चिंत रहें, भगवान है और न्याय जरूर मिलेगा। फिर वह थोड़ा रुककर बोली, पापा, मैं चाहती हूँ कि आप कोलकाता चले जाइए। विशाल जी चौंके, लेकिन क्यों बेटा? अब मैं ठीक हूँ ना? वर्षा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, अब मैं आपके साथ नहीं रहती। अगर आपके साथ कुछ हुआ
तो माँ अकेली क्या करेंगी। वहाँ डॉक्टर कार्तिक हैं, उनका पूरा परिवार है। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो आपके साथ रहेंगे, मुझे भी थोड़ी राहत रहेगी। प्लीज पापा, आप वहाँ चले जाइए। विशाल जी कुछ मिनट चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। लेकिन उसी वक्त वर्षा के मन में एक तूफान उठ रहा था। सॉरी पापा, जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ वहाँ कभी भी खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया या मैं पकड़ी गई तो वही सब आपको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए आपका यहाँ से जाना ही बेहतर है। वर्षा ने बाहर जाते हुए कहा, मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बताइए, मैं ला दूँ। रेशमा जी ने उसकी ओर देखा और भर्राई आवाज में बोली, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है वर्षा, हमारी जिंदगी अब सिर्फ तेरी है। वर्षा मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम थीं। टेंशन मत लीजिए माँ, मैं ठीक हूँ और रहूंगी भी। मैं आपको रोज कॉल करूंगी, ओके। फिर उसने अपने पापा के सफर की तैयारी शुरू कर दी। सामान बांधते उसके चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। एक तरफ बेटी का फर्ज निभा रही थी और दूसरी तरफ एक ऐसी जंग की तैयारी कर रही थी जिसका अंत उसे खुद भी नहीं पता था। वर्षा ने अपने माता पिता को कोलकाता के लिए फ्लाइट में बिठाया। एयरपोर्ट पर विदा लेते समय उसकी आंखें बार बार भर आ रही थीं, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, पापा अपना ख्याल रखना और मम्मी को अकेला मत छोड़ना। रेशमा जी ने उसका माथा चूमा, तू भी अपना ध्यान रखना बेटा। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। वर्षा एयरपोर्ट के बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। सफेद बादलों के बीच वह विमान धीरे धीरे ओझल हो रहा था और उसके दिल में एक सन्नाटा उतर आया था। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और डॉक्टर कार्तिक को कॉल किया। फोन उठाते ही उसने धीमी आवाज में कहा, माँ और पापा निकल गए हैं, अब तुम एयरपोर्ट से उन्हें पिक कर लेना। और सुनो, जो मेरा सच तुम्हारे पास है उसे संभाल कर रखना। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद कार्तिक की आवाज आई, तुम चिंता मत करो वर्षा, तुम्हारे सारे राज मेरे पास हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना, बस इतना वादा करो। वर्षा ने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप कॉल कट कर दी, एक लंबी सांस ली और बिना पीछे देखे घर की ओर निकल गई। रात का सन्नाटा था और उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसे पता था कि अब आगे जो भी होगा वह सिर्फ उसके अकेले के फैसलों का परिणाम होगा। उधर आकृति का भी लंदन जाने का इंतजाम हो चुका था। सारे टिकट डॉक्यूमेंट्स तैयार थे। वह अगले दिन की फ्लाइट से निकलने वाली थी, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका था। दिन भर वह खामोश रही, कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी अपने कमरे में टहलती। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। शाम होते होते उसने अचानक आईने के सामने खुद को देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कुछ तय किया। वह उठी, अपने कदमों में एक दृढ़ता लिए और सीधे अर्जुन और वर्षा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। बिस्तर पर अर्जुन और वर्षा दोनों सो रहे थे। आकृति कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, उसकी निगाहें सीधे वर्षा पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और जलन सब एक साथ दिखाई दे रही थी। आकृति कुछ कदम पीछे हटी, उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और गुस्से का सैलाब था। वह चिल्लाई, आवाज में इतनी तीव्रता थी कि कमरे की हवा ठहरी सी रह गई। आज इसे मार दूंगी अर्जुन, तुम रोक नहीं पाओगे। अर्जुन की आंखें लकड़ी की तरह ठंडी हो आईं। गुस्से में वह बोल उठा, देखो आकृति, अभी मेरा हाथ उठ जाएगा तो पूछना मत कि तुम क्या कर रहे हो। पागल तो नहीं हो गई? आकृति हंसी, पर उसकी हंसी में कड़वाहट और टूटन दोनों थी। पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। ये लड़की मेरे सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करने का नाटक करती है, सोफे पर सोती है और कहती है कि अर्जुन बदल गया है, मुझसे प्यार नहीं करता। और तुम मुझे कमरे में बुलाकर कहते हो कि तुमने नहीं बुलाया, तुमने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया मुझसे? चैट। वह एक एक शब्द चुभाते हुए कह रही थी। आंखों में धधकता दर्द था। कुछ सेकंड हुई, फिर अचानक उसका स्वर बदल गया, मुलायम सा, मगर भीतर का दर्द और भी गहरा हुआ। ये लड़की तुमसे एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है, या फिर तुम उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही हो, या फिर तुम दोनों मेरे साथ खेल खेल रहे हो। पर उन सबके बीच अगर कुछ सच है तो वो मेरा प्यार है। देखो अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कमला कुछ देर के लिए अनजान सा चुप रह गया। वर्षा और अर्जुन दोनों खामोश रह गए। उनकी सांसें थमसी गई थीं। अर्जुन ने धीरे पर पकी आवाज में कहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि यह सब वर्षा ने किया है।
उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि बाहर किसी ने यह सब रचा है, शायद कोई हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। या फिर तुमने देखा ही है कि रमन कैसा है, कोई तुम्हें इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश किया होगा। जो भी है, मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा। और रही बात प्यार की, मैंने बार बार कहा है कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे नजरिए से नहीं देखा, समझी? जैसे संजय सर ने कहा था, लंदन जाओ और पढ़ाई करो, वैसा ही करना तुम करोगी? आकृति ने आंखें बड़ी कर लीं, थोड़ी देर के लिए जैसे उसकी सारी तर्कहीनता थम गई हो। फिर वह धीरे धीरे बोली, आवाज में कड़वाहट के साथ, ठीक है अर्जुन, आज मैं चली जा रही हूँ, पर मैं एक दिन जान कर रहूंगी कि ऐसा मेरे साथ किसने किया है। तब उस इंसान का भला नहीं। वह ये कहते हुए वर्षा की ओर एक आखिरी बार घूमकर तनी। उसकी आंखों में कटुता थी, पर साथ में एक तरह की बेबस छाया भी। फिर वह गुस्से और ठहराव के साथ कमरे से बाहर निकली। दरवाजा हल्के से बंद हुआ। कमरा फिर वैसा सन्नाटों से भर गया। वर्षा की धड़कनें अभी भी तेज थीं। अर्जुन का चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ। दूसरी तरफ राजेश और राजवीर कैसे चुप बैठ सकते थे? दुनिया के सामने उन्होंने भले ही यह बयान दे दिया था कि रमन से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि रमन सिर्फ उनका पार्टनर नहीं, उनका सबसे पुराना जिगरी दोस्त था। जो कुछ भी सालों से हो रहा था, वो सब मिलकर ही कर रहे थे। मीडिया में बयान देने के बाद वे सीधे रमन से नहीं मिल सकते थे। जो भी बात करनी थी, गुप्त रूप से ही करनी थी। इसलिए राजेश ने अपने संपर्कों को इस्तेमाल किया। जेल के एक अधिकारी को रिश्वत दी गई और उसके बाद एक गुप्त कॉल कनेक्ट कराई गई। लाइन जुड़ते ही दूसरी तरफ से रमन की भारी गुस्से भरी आवाज आई, आप दोनों ने मुझे छोड़ दिया? तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पार्टनरशिप खत्म कर दी और मुझे इस गंदगी में अकेला छोड़ दिया। क्या चाहते हो तुम लोग, कि मैं पूरी जिंदगी यहीं जेल में सड़ता रहूं? कुछ पल के लिए खामोशी रही, फिर रमन की आवाज और भारी हुई, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला ना, तो मैं तुम दोनों को भी फंसा दूंगा, समझे तुम? राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे शांत हो जा रमन, जरा सांस ले। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं? हम सब तो एक ही टीम के हैं, एक ही नाव में सवार हैं। हम सब यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब किसने किया है। वो सारी वीडियो बाहर कैसे आई? रमन ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कौन कर सकता है ये सब, लेकिन जो भी है बहुत चालाक है, बहुत ही शातिर। वो हमारे सारे कदम हमसे पहले सोच लेता है। राजेश ने बीच में बात संभालते हुए कहा, तू चिंता मत कर रमन, हम तुझे यहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कानूनी रास्ते भी देख रहे हैं और बाकी रास्ते भी। बस तू किसी को कुछ मत बोलना और हमें थोड़ा वक्त दे। रमन ने कुछ सेकंड चुप होकर गहरी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मैं डूबा तो तुम दोनों को भी साथ लेकर डूबूंगा। राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रमन ने कुछ सेकंड के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। राजवीर ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें वहां पर कोई भी और किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। रमन ने ओके कहा और लाइन कट गई। दूसरी तरफ राजेश और राजवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर बेचैनी थी। राजवीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, चेहरा तनाव से भरा हुआ, माथे की नसें खिंच चुकी थीं। उसे अब सिर्फ एक ही चीज करनी थी, रमन की इमेज को बचाना और सच्चाई तक पहुंचना। अगले दिन उसने पूरे स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाया। कमरा खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरा डरा हुआ, निराश और शर्मिंदा से झुका हुआ था। रमन के नाम पर उठे आरोपों ने ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। कई लड़कियां इस्तीफा देने की सोच चुकी थीं और जो विक्टिम थी वो तो पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी। राजवीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। मुझे ये भी पता है कि आप सबके मन में डर है, गुस्सा है और बहुत से सवाल हैं। लेकिन सुन लो, अब इस ऑफिस में जो कुछ भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। कमरे में सन्नाटा था। राजवीर आगे बढ़ा और उसके स्वर में दृढ़ता आ गई। यह कंपनी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आप सबकी मेहनत का नतीजा है। एक इंसान की गलती से या किसी की साजिश से ये जगह बर्बाद नहीं होगी। अब से यहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को कोई डर है तो सीधे मेरे पास आए, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और सबसे जरूरी बात, अब इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और मैं वादा करता हूँ, यहाँ सिर्फ काम की कदर होगी, इंसान की इज्जत नहीं बेची जाएगी। कर्मचारियों की आंखों में थोड़ी उम्मीद लौटी।
राजवीर ने मीटिंग खत्म की और उसके बाद सीधे सिक्योरिटी रूम की तरफ गया। उसने कहा, मुझे पिछले 3 महीनों की सारी फुटेज चाहिए। गार्ड ने बताया कि ज्यादातर रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी हैं। राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। किसने डिलीट किया? गार्ड ने कांपते हुए कहा, सर शायद सिस्टम से अपने आप। राजवीर ने आगे झुककर बोला, कभी भी सिस्टम अपने आप कुछ नहीं करता, कोई करता है। कुछ फुटेज जो बची थी उनमें उसने ध्यान से देखा। एक लड़की बार बार ऑफिस के नो एंट्री जोन में जा रही थी, कभी रिकॉर्ड रूम में, कभी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, जहाँ सिर्फ सीमित लोगों की अनुमति थी। राजवीर ने तुरंत रमन के पर्सनल असिस्टेंट शक्ति को बुलाया। ये लड़की कौन है? उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। शक्ति थोड़ी देर हकलाया, फिर बोला, सर ये काव्या है। काव्या? राजवीर ने तुनक कर कहा, कौन है ये और इसे हर जगह घूमने की अनुमति किसने दी? शक्ति ने सिर झुका लिया। सर वो, सर की मतलब वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। राजवीर की बहुएं सिकुड़ गईं। क्या? शक्ति ने जल्दी से कहा, जी सर, वो अक्सर मुझसे मिलने आती थी। राजवीर ने सख्त लहजे में कहा, उसे बुलाओ अभी। शक्ति ने डरते हुए कहा, सर वो 2 दिन से गायब है, फोन बंद है और घर भी लॉक है। मैं खुद गया था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। राजवीर ने तुरंत आदेश दिया, पता लगाओ वो कहाँ है, मुझे उस लड़की से बात करनी है अभी। कुछ घंटों बाद राजवीर को शक्ति को लेकर काव्या के घर पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद था। राजवीर ने जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर एक झटके में तोड़ दिया। अंदर सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई निशान। बस कमरे में हल्की परफ्यूम की खुशबू थी और जमीन पर गिरे कुछ पेपर। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, वो जा चुकी है और मुझे पूरा यकीन है ये लड़की यहाँ किसी प्लान के साथ आई थी। फिर उसने शक्ति की तरफ देखा और सवाल दागा, कितने समय से काम कर रही थी ये? लगभग 6 महीने से सर। और इंटरव्यू किसने लिया था? शक्ति ने घबराकर कहा, सर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। 6 महीने पहले क्लब में मिली थी, मुझसे रिक्वेस्ट किया था जॉब के लिए और रमन सर को भी वह अच्छी लगी क्योंकि वह बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगी उन्हें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे कुछ करेगी, वरना मैं इसे यहाँ पर कभी नहीं लाता। राजवीर की आंखों में गुस्सा और शक दोनों थे। वो ठंडी आवाज में बोला, मतलब ये लड़की अचानक आई, बिना बैकग्राउंड चेक के रखी गई और हर जगह घूमती रही, वहां भी जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। शक्ति ने धीरे से सिर झुका दिया, मुझे माफ कीजिए सर, मेरी गलती थी। राजवीर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, अब साफ है ये लड़की यहाँ सिर्फ रमन को फंसाने के लिए आई थी। अगर ये हमारे हाथ लग गई तो हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। राजेश और राजवीर दोनों गहरी सोच में डूबे हुए थे। कमरे में कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और नीचे से आती हुई हल्की फाइलों की सरसराहट। तभी शक्ति ने डरती हुई आवाज में पूछा, सर आप लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रमन सर के लिए। कृपया किसी भी तरह उनकी मदद कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। शक्ति की बात सुनते ही राजेश क्रोधित हो उठा। वह कदम बढ़ा और शक्ति के पास आ गया। के साथ उसकी आवाज कांप रही थी, तुमने ऐसा कैसे किया? बिना किसी का बैकग्राउंड किए बिना क्यों लाए उसे यहाँ? काम पर रखने से पहले क्या तुमने एक बार भी उसकी जांच नहीं की? शक्ति सहमकर बोला, सर सॉरी, सर सच में मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। मैं उसकी आवाज कांप गई, वह संभाल भी नहीं पाया। सर प्लीज, मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दीजिए। राजेश का रुख सख्त था, पर तभी राजवीर की गंभीर आवाज ने कमरे में संतुलन ला दिया। राजेश छोड़ो, यह सिर्फ शक्ति की गलती नहीं है, यह रमन की ही गलती है कि उसने इतनी लापरवाही दिखा दी। अब जो हो गया उसके बारे में सोचने का अभी समय नहीं है, हमें अगला कदम सोचना होगा। रमन को बाहर कैसे निकाला जाए? एक छोटी सी चूक की वजह से हम तीनों को भुगतना पड़ेगा। राजेश ने सांस ली और उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ मैंने कुछ लोगों को कहा है कि वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन हम ऐसे हाथ बांधे बैठ नहीं सकते, कुछ करना होगा तुरंत। राजवीर ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, यह अकेली लड़की का काम नहीं हो सकता। अगर यही अकेला मामला होता तो कुछ और समझ में आता, पर सबसे पहले उसे बाहर मीडिया पर दिखाया गया, फिर उसे पूरी तरह से फंसाया गया ताकि वो किसी भी हालत में बच ना सके। ये एक सोची समझी साजिश है, हमें कदम चुपके से और सोच समझकर उठाने होंगे। उनके शब्दों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडा उद्देश्य भी झलक रहा था। राजवीर के चेहरे पर एक सख्त कटु संकल्प था, जैसे वह भीतर ही भीतर किसी नक्शे को ठीक कर रहा हो। शक्ति अभी भी कांप रहा था, उसकी आंखों में अफसोस और डर दोनों थे। उसने फिसलते हुए कहा,
सर, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए, मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। राजवीर ने कड़ी निगाह से देखा, फिर बोला, ठीक है, पहले काव्या का पता लगाओ। घर, क्लब हाउस, जहाँ उसे देखा गया है, और उसके पिछले 6 महीनों की हर छोटी बड़ी गतिविधि, और किसी को भी ये खबर अभी फैलने मत देना, इससे मामला और उलझ सकता है। राजेश ने मन ही मन ठान लिया कि उन्होंने अब सिर्फ बाहरी छवि बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस साजिश की जड़ों तक पहुंचना है। दोनों साथ बैठे रहे, एक तरह की सन्नाटे भरी तैयारी में। दूसरी तरफ आकृति लंदन जा चुकी थी, और उसके जाने से पहले जो कुछ भी उसने कहा था, वे शब्द अर्जुन के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो एक एक बात को काट कर समझने की कोशिश कर रहा था। आकृति का कहना था कि उसने उसे मैसेज किया था, मगर अर्जुन को याद नहीं कि उसने कभी कोई मैसेज भेजा हो। और एक बात और, आकृति ने कबूला था कि वो अर्जुन से प्यार करती है। ये बात किसी को नहीं पता थी। अर्जुन के मन में कई सवाल उभर आए। क्या आकृति सच बोल रही थी? क्या वर्षा का चेहरा जो उसके दिमाग में नहीं उतर रहा था, किसी तरह इस सब का हिस्सा हो सकता है? वर्षा ने ऐसा क्यों किया होगा? रमन को फंसाने का क्या मकसद था? और अगर वर्षा ने किया है, तो उसने ऐसा कैसे किया? किसके साथ मिलकर? उसने खुफिया तरीके से जानने की कोशिश की, छुपकर बातों का पता लगाया, फोन के रिकॉर्ड, मोबाइल की डिटेल्स, और कुछ लोगों से बहकर बातें। पर जितना उसने खोजा, उतना ही उसकी आंखें फैलती गईं। कुछ बातें सुलझती नहीं थी। एक अजीब सी उलझन उसके अंदर छा गई थी। उसी समय वर्षा फोन पर पंकज से बात कर रही थी। पंकज ने कहा, तुम चिंता मत करो, काव्या सेफ है। वर्षा ने हल्की सी राहत की सांस ली, पर फिर बोली, मुझे लगा था कि रमन के साथ साथ राजेश और राजवीर भी फंसेंगे, पर ये दोनों तो बच गए। पंकज ने सख्ती से कहा, नहीं, ये दोनों अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। अभी भी उनके सिर पर छुरा लटकी हुई है। किसी भी वक्त वो फट से पकड़े जा सकते हैं। फोन के दूसरी तरफ वर्षा की घबराई हुई आवाज आई, पंकज, मुझे बहुत डर लग रहा है। पंकज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। अब आगे की योजना सोचो, कैसे राजेश और राजवीर को फंसाया जाए। वर्षा ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं। अभी अभी रमन जेल गया है, और वो दोनों सतर्क हैं। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जो भी करना है धीरे धीरे, चुपके से और पक्के ढंग से करना होगा। कुछ मिनट और सोच विचार के बाद वर्षा ने बिना किसी का इजाफा किए कॉल काट दी। फोन कटते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर किसी के मन में एक ही बात थी, अब जो खेल चल रहा है वह नाजुक है। एक गलत कदम सब कुछ उजागर कर सकता है। पंकज से बात करने के बाद वर्षा जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। वर्षा घबरा गई, कहीं अर्जुन ने सब सुन तो नहीं लिया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसे देख रहा था कि मानो कुछ खोज रहा हो, कोई सच्चाई, कोई जवाब। वो निगाहें सीधी उसके भीतर तक उतर रही थी। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वर्षा घबराकर बोली, क्या क्या किया मैंने? अर्जुन की आवाज अब और भारी हो गई, मेरे सामने नाटक मत करो, ये सब तुमने ही किया है ना? ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सब, ऑफिस में वह बकेट तुमने ही रखा था ना? और आकृति को मेरे नाम से भेजा गया वो मैसेज, सब तुम्हारा ही खेल था? वर्षा के होंठ कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे, पर फिर भी बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अर्जुन, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने खुद देखा होगा रमन कैसा इंसान है। उसने सिर्फ आकृति के साथ नहीं, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। शायद उसकी कोई दुश्मन हो जिसने बदला लिया हो। अर्जुन ने उसकी बात काट दी, और वो दुश्मन तुम भी तो हो सकती हो। वर्षा ने ठंडे आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं अर्जुन, सच कहूं तो मैं आज तक रमन से मिली तक नहीं हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करती? अर्जुन कुछ पल तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में अब सवाल कम और चुप्पी ज्यादा थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक दिन मुझे सच जरूर पता चलेगा। यह कहकर अर्जुन कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वर्षा के चेहरे पर धीरे धीरे एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे स्वर में कहा, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा अर्जुन, वो दिन तुम्हारे साथ मेरा आखिरी दिन होगा। उसके बाद या तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी, या तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू फिसल पड़े, पर उसके होठों की मुस्कान अब भी वहीं जमी रही। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और एक अधूरी जीत भी। अर्जुन अब वर्षा पर नजर रख रहा था। उसकी हर हरकत, हर बात, हर एक्सप्रेशन पर उसकी नजर गहरी थी। भले ही वह कुछ ना कहता हो,
पर उसकी आंखें हमेशा वर्षा के इर्द गिर्द घूमती रहती। उसे अब पूरा यकीन था कि इस खेल के पीछे वर्षा का ही हाथ है। वो जानता था कि कोई ना कोई कड़ी है जो अभी तक छिपी हुई है, और वही कड़ी वर्षा के अंदर है। वहीं दूसरी ओर वर्षा अब डरने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन उस पर शक करने लगा है। वो हर वक्त यह सोचकर सतर्क रहती कि कहीं अर्जुन उसके पीछे कोई सबूत न खोज ले। लेकिन फिर भी वर्षा ने अपने चेहरे पर एक सुकून और स्थिरता का मखौटा ओढ़ रखा था। वो मीटिंग्स में पहले की तरह प्रोफेशनल दिखती, ऑफिस के काम में पूरी तरह शामिल रहती और अर्जुन से मिलते वक्त सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती रही। दिन बीतते गए, ऑफिस का माहौल धीरे धीरे फिर सामान्य होता दिखने लगा, कम से कम ऊपर से। पर भीतर से दोनों ही बेचैन थे। अर्जुन सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में और वर्षा उस सच्चाई को छिपाने में। उधर राजेश और राजवीर का ध्यान अब पूरी तरह काव्या को खोजने और रमन को जेल से बाहर निकालने की योजना पर था। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को सक्रिय कर दिया था। राजवीर ने कहा, हमें काव्या को ढूंढना ही होगा। जब तक वह नहीं मिलती हमें पता नहीं चलेगा कि इन सबके पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है। सिर्फ रमन था या फिर उसके साथ हम दोनों भी? राजेश ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ, और जब वो मिलेगी तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस पूरे खेल की डोर आखिर किसके हाथ में है। वहीं रमन पुलिस की कस्टडी में था। भले ही वो जेल की दीवारों के भीतर था, लेकिन उसके लिए हर सुविधा मौजूद थी। अच्छा खाना, अलग कमरा और बाहरी दुनिया से जुड़ने का तरीका भी। राजेश और राजवीर ने यह सुनिश्चित किया था कि रमन को किसी भी चीज की कमी ना हो। फिर भी रमन के भीतर गुस्सा और बेचैनी उबल रही थी। वो हर पल सोचता, आखिर किसने मेरे साथ ये खेल खेला है। उसी वक्त एक पुलिसकर्मी उनकी कोठरी के पास आया और बोला, फोन है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। रमन ने फोन लिया। उसे उम्मीद थी कि शायद राजेश या राजवीर होंगे जो हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी, धीमी पर बेहद सधी हुई। कौन? रमन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, लड़की की आवाज में ठंडक थी। मायने ये रखता है कि तेरे लिए मैं तेरे अंत की शुरुआत हूँ। रमन हंसा, वो वही अहंकारी हंसी जो हर मुश्किल को हल्का दिखा देती है। मेरा अंत? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उसने तिरस्कार से कहा। लड़की की आवाज अब थोड़ी गहरी हुई। हर शब्द में एक स्त्री की शक्ति और आग का मिश्रण था। हाँ, जानती हूँ, तुम वही आदमी हो जो औरतों को कमजोर समझकर खेल समझता है। पर याद रखो, जब एक औरत टूटती नहीं बल्कि उठती है तो उसके कदमों की आहट भी किसी साम्राज्य को गिरा देती है। और अब तुम्हारे गिरने की आहट शुरू हो चुकी है। रमन रमन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन उसकी मुट्ठी में कस गया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। लड़की ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे दोनों प्यारे दोस्त राजेश और राजवीर तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे हॉल में। फिर करना जो करना है। और फिर क्लिक। लाइन कट गई। फोन की बीप आवाज के बीच रमन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज्यादा डर साफ नजर आ रहा था। वर्षा अर्जुन के केबिन में थी। आकृति के जाने के बाद भी वह वहीं काम कर रही थी। अब उसके सामने कोई नहीं बैठता था। पहले जहाँ पर सुबह आकृति की बातें और तकरार गूंजती थी, अब वहाँ खामोशी का बोझ पसरा रहता था। उस दिन अर्जुन किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। वर्षा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह कुर्सी से उठी और एक लंबी सांस लेकर बोली, थोड़ा ब्रेक चाहिए, बस 5 मिनट। वह धीरे धीरे ऑफिस की कैंटीन में पहुंची, कॉफी मशीन से कप लिया और कोने में एक खाली टेबल पर बैठ गई। कब से उड़ती भाप के बीच उसने आंखें बंद कर ली, बस 2 घूंट सुकून की तलाश में थी। तभी उसके सामने कोई आकर बैठ गया। वर्षा चौंकी। उसने सिर उठाया तो देखा सामने सोनू बैठा था। उसकी नजरें एकटक वर्षा पर टिकी थी। क्या हुआ सोनू, ऐसे क्यों देख रहे हो? वर्षा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सोनू ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी। याद है हमारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? वर्षा कुछ पल सोचती रही, फिर से रिलाया, नहीं, ठीक से याद नहीं। 2 महीना हो गया है, सोनू ने कहा। कहाँ गायब हो तुम? लगा था तुमने तो जॉब ही छोड़ दी। वर्षा ने अपनी कॉपी उठाई और हल्के से मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं अर्जुन सर के केबिन में काम कर रही हूँ। सोनू थोड़ा हैरान हुआ। सीरियसली? उनके साथ? हाँ, वर्षा ने बात टालने के लिए विषय बदल दिया। छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? हमेशा की तरह औसम, सोनू ने कहा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। और हाँ, आज मेरा बर्थडे है।
ओह, वर्षा ने मुस्कुराकर कहा। हैप्पी बर्थडे सोनू। सोनू ने शरारती लहजे में कहा। थैंक यू, पर सिर्फ बिज से नहीं काम चलेगा। शाम को मैं ऑफिस स्टाफ को पार्टी दे रहा हूँ और तुम भी आ रही हो बस। वर्षा हंसी। देखो, मुझे नहीं लगता। कुछ सुनना नहीं है, सोनू ने बीच में कहा। बस आना है। वर्षा ने लाचार सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। ठीक है, आती हूँ। सोनू की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह उठा और बोला, तो तय रहा, शाम को मिलते हैं मिस वर्कहॉलिक। वर्षा ने उसे जाते हुए देखा। कप में बची कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सोनू की बर्थडे पार्टी क्लब में आयोजित हुई। क्लब का माहौल पूरी तरह रंगीन और चमकदार था। नीली और लाल लाइटें हल्के धुंधले धब्बों की तरह चारों तरफ फैली थीं। बीट्स धड़कते थे, संगीत तेज था और लोग अपने अपने हिसाब से नाच रहे थे। साउंड सिस्टम से निकलती धुनें पूरे कमरे में गूंज रही थी। मध्य में एक बड़ा डांस फ्लोर था और चारों ओर छोटे छोटे टेबल पर लोग ड्रिंक और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक अर्जुन की एंट्री होती है। उसे वहां देखकर सब चौंक जाते हैं। सोनू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अर्जुन को भी इनवाइट किया। अर्जुन सर, आज मेरा बर्थडे है, आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए ना। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यू गाइस कैरी ऑन। वह जानता था कि अगर वह ज्यादा जोर देगा तो सोनू उसे गुस्सा दिला सकता है और फिर वह अपने ऑफिस के काम से ही हाथ धो बैठता। अब तक जो लोग मस्त मगन थे, अर्जुन को देखकर एकदम सीरियस हो गए। वह उनका बॉस था। उसके सामने यह सब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। वह लोग क्लब में थे, फिर भी उन्हें लगा जैसे लग रहा था कि वह ऑफिस में है। वर्षा ने माहौल हल्का करने के लिए सबको डाइवर्ट किया। वह केक लाई सोनू के लिए। सोनू ने केक काटा। पहला बाइट वह वर्षा को खिलाने लगा। वर्षा ने थोड़ा संकोच किया पर मुस्कुराकर बाइट ली। सोनू ने फिर खुद भी एक बाइट ली। अर्जुन दूर से ये सब देख रहा था। वर्षा का हंसना, सोनू के उत्साह और केक काटने की यह मासूम झलक, इस सब ने अर्जुन के भीतर अंदर ही अंदर आग भड़का दी। उसका गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा, लेकिन वह चेहरे पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ ओपनली रिएक्ट करना सही नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। सोनू की बर्थडे पार्टी के मेहमान अब एक एक करके जाने लगे थे, लेकिन क्लब के अंदर अब भी भीड़ थी। कई आउटसाइडर जो पार्टी के माहौल में पूरी तरह खोए हुए थे। लाइटें अब थोड़ी धीमी हो गई थी। संगीत की धुन थोड़ी हल्की थी, पर माहौल में अब भी एक अलग सी गर्मी थी। वर्षा ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से बोली, सोनू, देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। सोनू ने कहा, अरे इस वक्त अकेली कैसे जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ। वर्षा ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, मैं चली जाऊंगी, चिंता मत करो। सोनू ने फिर कहा, नहीं वर्षा, इस वक्त बाहर अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं ड्रॉप करता हूँ। तभी अचानक किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। दोनों का ध्यान उस दिशा में गया। वहां एक कोने में हल्की रोशनी के नीचे अर्जुन बैठा था। वह पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था। टेबल पर आधा भरा गिलास पड़ा था और उसकी आंखें थकी हुई और लाल थी। वर्षा एक पल को चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, ये अब तक यही है, ये तो कब का चला गया था। वह तुरंत अर्जुन के पास पहुंची। सर, सर उठिए, अर्जुन सर, प्लीज होश में आइए। उसने उसके कंधे को हल्के से झकझोरा, लेकिन अर्जुन की आंखें बंद थीं। वह बस कुछ बड़बड़ा रहा था, अधूरी बातें, उलझे हुए शब्द। सोनू भी घबरा गया। अब क्या करें, इन्हें ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। घर कहाँ है, किसके साथ आए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। ये कह नहीं सकती कि हम दोनों साथ में हैं। वर्षा बोली, नहीं सोनू, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं किरण को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। वह जल्दी जल्दी अपना फोन निकालती है, लेकिन वहां नेटवर्क कमजोर था। सोनू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, एक काम करते हैं, पहले इन्हें यहाँ से ले चलते हैं, मैं बात करता हूँ। वह कुछ मिनट के लिए अंदर गया, फिर वापस आकर बोला, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, एक प्राइवेट रूम है पीछे, वहां ले चलते हैं। दोनों ने मिलकर अर्जुन को सहारा दिया। वह पूरी तरह नशे में था, चल भी नहीं पा रहा था। सोनू और वर्षा उसे धीरे धीरे पकड़कर एक छोटे से प्राइवेट रूम में ले गए। वहां हल्की रोशनी थी। कमरे में एक काउच और छोटा टेबल रखा था। उन्होंने अर्जुन को सावधानी से काउच पर बैठाया। वर्षा ने पानी का गिलास उठाया। अर्जुन सर, थोड़ा पानी लीजिए, होश में आइए। वह उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन का शरीर ढीला पड़ गया और वह अचानक आगे की ओर झुक गया। उसके झुकने से टेबल पर रखा पानी का गिलास उलट गया। पूरा पानी सीधे वर्षा के कपड़ों पर गिर गया। वह चौंक कर पीछे हटी, भीगे कपड़ों को हल्के हाथों से झाड़ने लगी।
उसका चेहरा झुंझलाहट और शर्म से लाल था। तभी सोनू उसके पास आया। अरे ये क्या हो गया? मैं साफ कर देता हूँ। मैं झुककर उसके कपड़ों से पानी पोंछने लगा। बरसा झट से पीछे हटी। क्या कर रहे हो सोनू? सोनू हल्के से मुस्कुराया। अरे मैंने क्या किया, बस मदद ही तो कर रहा हूँ। लेकिन उसकी नजरों और उसके कदमों से साफ था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। बरसा पीछे हटने लगी, लेकिन सोनू धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। वह डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। वह अब भी काउच पर बेहोश पड़ा था, नशे में चूर, बिल्कुल बेसुध। वर्षा के दिमाग में जैसे कोई पुराना डर फिर से जिंदा हो उठा। वह एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसे वो पुराना दिन याद आ गया, जब वह लाचार और मजबूर थी, जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, पर कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। वो कमजोर लड़की नहीं, एक मजबूत और समझदार औरत थी। अब सोनू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उससे पहले ही वर्षा ने उसकी कलाई मोड़ दी। सोनू दर्द से चीख उठा। हाँ वर्षा छोड़ो, दर्द हो रहा है। पर वर्षा नहीं रुकी। उसकी चाल तेज और सटीक थी, जैसे किसी ट्रेंड गर्ल की तरह। उसने एक झटके में सोनू का हाथ पीछे की ओर मोड़कर उसे दीवार के साथ लॉक कर दिया। सोनू तड़पने लगा, पर वर्षा की पकड़ इस्पात जैसी मजबूत थी। वह धीमी पर बेहद ठंडी आवाज में बोली, सुन सोनू, अगर कोई लड़की चुप है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो डरती है। जब वही लड़की पलटकर जवाब देती है तो तेरे जैसे मर्दों की औकात हवा में उड़ जाती है। सोनू की सांस अटक गई। वर्षा की आंखों में अब आग और आत्मविश्वास दोनों थे। उसने आगे कहा, और याद रखना, औरत सिर्फ शरीर नहीं, वो शक्ति है जो जब जन्म देती है तो भगवान कहलाती है, और जब अन्याय के खिलाफ उठती है तो काली का रूप ले लेती है। इसलिए अगली बार किसी औरत को कमजोर समझने से पहले उसकी आंखों में झांक लेना, वहां तुम्हारा अंत दिखेगा। सोनू का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर बोला, सॉरी वर्षा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। वर्षा ने उसकी पकड़ छोड़ दी। सोनू लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी आंखों में अब डर था और चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वर्षा ने अब गहरी सांस ली और अपनी नजर अर्जुन की ओर मोड़ी। वह अभी काउच पर बेहोश पड़ा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, सांसें भारी। वर्षा उसके पास आई, धीरे से बोली, सर उठिए। अर्जुन सर, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने कोशिश की, उसे सहारा दिया, मगर अर्जुन का शरीर ढीला था। उसे उठाना मुश्किल था। फिर भी वर्षा ने हार नहीं मानी। तभी पीछे से डरे हुए स्वर में सोनू बोला, मैं मदद कर देता हूँ। वर्षा ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उस नजरों में अब भरोसा नहीं था, फिर भी स्थिति को देखते उसने सिर हिला दिया। दोनों ने मिलकर अर्जुन को संभाला, बहुत मुश्किल से बाहर लाए और उसे कार की आगे वाली सीट पर बैठाया। वर्षा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके हाथों में स्टीयरिंग था। रात की ठंडी हवा कार की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सड़कें सुनसान थी, सिर्फ कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अर्जुन अभी बेहोशी में था, लेकिन कुछ बड़बड़ा रहा था। अनु, अनु तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं आई उस दिन? कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। वर्षा एक पल को ठिठक गई। अर्जुन, उसका सिर वर्षा के कंधे पर टिक गया। उस पल कार के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और अर्जुन की टूटी हुई बातें। कार घर के सामने आकर रुकी। वर्षा ने गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसने अर्जुन को संभाला। उसका शरीर अब भी नशे से भारी था। कदम कदम पर वह लड़खड़ा रहा था, पर वर्षा ने हार नहीं मानी। कंधे से सहारा देते हुए उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले आई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर गिर रही थी। वर्षा ने उसे बिस्तर पर लिटाया। जैसे ही वह मुड़ी, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षा ठिठक गई। उसकी उंगलियां अर्जुन की पकड़ में थीं और उसकी आंखें अधखुली थीं। धीरे धीरे उसने कहा, बोलो, तुम उस दिन क्यों नहीं आई? वर्षा की सांस रुक सी गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। सिर्फ उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। अर्जुन की आवाज लड़खड़ा रही थी, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता था, शायद अब भी करता हूँ। इसलिए जब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा। फिर उसने आंखें बंद की। चेहरे पर दर्द और टूटन थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए। हाँ, नफरत। आई हेट यू। आई हेट यू। उसकी आवाज धीमी पड़ती गई और फिर वह बिस्तर पर लुढ़क गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वर्षा वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू उतर आए। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। अर्जुन के जूते उतारे, उसे ठीक से लेटाया, उसका सिर तकिए पर रखा, कमजोर सी मुस्कान दी और कुछ पल उसे देखती रही।
उसके चेहरे पर नशे की थकान थी, पर आंखों के किनारों पर एक छुपा हुआ दर्द भी। वर्षा के होंठ कांपे, धीरे से बोली, काश मैं तुम्हें बता पाती अर्जुन कि मैं क्यों नहीं आई थी उस दिन। उसकी आवाज में एक टूटी हुई सच्चाई थी। फिर वह झुकी, धीरे से अर्जुन के माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा। उसकी आंखें भर आईं और वह बालकनी की ओर चली गई। रात का आसमान चुप था, हवा में नमी थी और उसके दिल में बस एक दर्द गूंज रहा था। अगली सुबह जब वर्षा की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्जुन कमरे में नहीं था। उसने धीरे से करवट ली, तकिए के पास पड़े अर्जुन के रुमाल को देखा, जिस पर हल्की सी शराब की गंध अब भी आ रही थी। वह खुद से बोली, शायद ऑफिस चला गया होगा, लेकिन उसके मन में अभी कल रात की बातें गूंज रही थी। अर्जुन की टूटी हुई आवाज, उसका दर्द, उसका गुस्सा और वो सब, आई हेट यू। वर्षा ने आंखें बंद की, पर उन शब्दों की चुभन और गहरी हो गई। कुछ पल तक वह चुप बैठी रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई, मानो खुद को झकझोर रही हो। नहीं वर्षा, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। तेरा मकसद कुछ और है। उसने शीशे के सामने जाकर अपने बाल बांधे, होठों पर हल्की मुस्कान लाई, वह मुस्कान जो उसके असली दर्द को छिपाने के लिए काफी थी। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगला निशाना राजेश है, उसे कैसे फंसाना है, यही सोचना होगा। उसकी आंखों में अब फिर वही ठंडापन लौट आया था। प्यार, दर्द और रात के आंसू सब कहीं पीछे छूट गए थे। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, इरादा। कुछ देर बाद वर्षा ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने पूरे दिन में अर्जुन को नहीं देखा। पूछने पर पता चला कि वह वर्क साइट पर गया है। वहाँ मजदूरों के बीच कुछ समस्या हो गई थी। वर्षा ने चुपचाप अपना काम पूरा किया। दोपहर के लंच ब्रेक में वह कैंटीन में आई, कॉफी का कप लेकर एक कोने की मेज पर बैठ गई। वह किसी गहरी सोच में खोई थी। तभी कुछ ऑफिस के कर्मचारी वहां आकर उसके सामने बैठ गए। उनमें से एक लड़की ने कहा, अरे तुम्हें पता है सोनू ने नौकरी छोड़ दी। वर्षा चौंक गई, क्या, लेकिन क्यों? वह लड़की बोली, पता नहीं, कल ही तो उसने अपनी बर्थडे पार्टी दी थी, सबको बुलाया था, सब कुछ ठीक लग रहा था, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, अचानक आज रिजाइन कर दिया। वर्षा के मन में हलचल सी मच गई। उसे तुरंत कल रात की बातें याद आ गईं। उसने मन ही मन सोचा, शायद जो कुछ कल हुआ उसी की वजह से सोनू ने जॉब छोड़ी होगी। वह तुरंत उठी और वहां से जाने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, पीछे बैठे कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। तुम्हें पता है कल रात वर्षा और सोनू कितने करीब थे, और अर्जुन सर भी वहीं थे। शायद उन्होंने ही सोनू को काम से निकलवा दिया हो। बाहर तो कहा जा रहा है कि सोनू ने खुद रिजाइन किया, पर असली बात कुछ और है। दूसरी लड़की बोली, लेकिन अर्जुन सर ने ऐसा क्यों किया होगा? पहली लड़की फुसफुसाई, मुझे तो शुरू से ही वर्षा पर शक था। तुमने देखा नहीं कितनी आसानी से वो अर्जुन सर के केबिन में चली जाती है, अब तो वहीं काम भी करती है। सुना है वो अर्जुन सर की मिस्ट्रेस है। बाकी सब लड़कियां हंसने लगीं और बातें बनाने लगीं। वर्षा जो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी अचानक रुक गई। उसके कदम ठिठक गए। कुछ पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। वह पलटी, चाहती थी सबको जवाब दे, उनकी जुबान बंद कर दे, पर फिर खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, बोलने दो जो बोलना है। फिर बिना कुछ कहे वह शांत चेहरा लिए वापस अपने केबिन में चली गई। वर्षा अपने काम में डूबी हुई थी, आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी, पंकज का नाम दिखा। वह झट से फोन उठाती है और धीमी सख्त आवाज में कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे सुबह सुबह कॉल मत किया करो, जब तक मैं ना कहूँ आगे से कॉल मत करना। फोन के उस पार से पंकज हंसते हुए बोला, अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे पता है कि वहाँ अर्जुन नहीं है, इसलिए ही तो कॉल किया। वर्षा ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब जल्दी बताओ, कॉल क्यों किया है? पंकज ने हल्की गंभीर आवाज में कहा, 3 दिन बाद पुरानी पेंटिंग्स की ऑक्शन है। ये सुनते ही वर्षा की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पंकज आगे बोला, तुम्हें पता ही है राजेश को पुरानी चीजों और पेंटिंग्स का कितना शौक है। अब हमें बस यह देखना है कि उसे कैसे फंसाया जाए। वर्षा कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकी, उसकी नजरों में एक चालाकी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो अब खेल शुरू होगा। फोन कट गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वह साफ बता रही थी कि अब राजेश की बारी आने वाली है। रात का समय था। वर्षा और अर्जुन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कमरे में बस बर्तनों की हल्की आवाज गूंज रही थी। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए
वर्षा ने कहा। सुना है साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्या वो सॉल्व हो गया? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे प्लेट में खाना लेते हुए बस इतना कहा। हाँ। फिर दोनों के बीच फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो कुछ दिनों से? वर्षा ने हैरानी से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पनिश किया था, याद है? तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ डॉग ट्रेनिंग पर जाना था। उस दिन तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो कल से फिर से। ये कहकर अर्जुन कुर्सी से उठा और बिना कुछ और बोले अपने कमरे की ओर चला गया। वर्षा ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, लगता है जब तक वो कुत्ते मुझे काट कर मार नहीं देते ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय फिर से उसी रफ्तार में बहने लगा। अब हर सुबह वर्षा की वही पुरानी रूटीन लौट आई थी। सुबह सुबह अलार्म बजता, वह आंखें मलते हुए उठती और मन ही मन बड़बड़ाती, अगर लेट हुई तो पता है ना, फिर से कार के पीछे भागना पड़ेगा। इस डर से वह जल्दी उठ जाती थी। फिर अर्जुन के साथ फार्म हाउस के लिए निकलती, जहाँ डॉग ट्रेनिंग, वर्कआउट और फार्म का निरीक्षण उनकी रोज की सुबह का हिस्सा बन चुका था। कभी धूप में खड़े होकर आदेश देना, कभी पानी की बोतल उठाकर अर्जुन को देना। इन छोटी छोटी बातों में दिन गुजर जाते। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वर्षा का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह रोज रात को अपनी टीम और पंकज से बात करती, राजेश को फंसाने की अपनी अगली चाल पर चर्चा करती, कौन सी पेंटिंग्स और बोली लगानी है, कौन सा डीलर बीच में लाना है। सब कुछ बेहद सोच समझकर प्लान हो रहा था। लेकिन इस शांति को तोड़ने वाला पल तब आया जब अर्जुन ने अचानक कहा, वर्षा, शाम को जो ऑक्शन है मैं भी वहां जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलोगी? वर्षा के हाथ में पकड़ा कब रुक गया। उसके चेहरे पर एक पल को उलझन, फिर चिंता और अंत में चुप्पी उतर आई। कमरे का माहौल बदल गया। टेबल पर रखी कॉफी से हल्की भाप उड़ रही थी, लेकिन हवा में ठंडापन फैल गया था। वर्षा ने कोशिश की कि वह सामान्य दिखे, पर उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अब क्या करूं? अगर अर्जुन मेरे साथ रहेगा तो राजेश तक पहुंचने की पूरी योजना बदलनी पड़ेगी। वह हल्के से मुस्कुराई, ठीक है सर, जैसा आप कहें। पर उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। नेक्स्ट पार्ट।